गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर NCERT बुक का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हमने जनरल बातें समझ ली थी, जनरल इंफॉर्मेशन कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं, इनका वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, इनका नामकरण IUPAC नामकरण किस तरह किया जाता है, इनमें किस तरह की समावयवता पाई जाती है, इन सब बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और हेलो एल्केन्स और पहले हेलो एल्केन्स के निर्माण की विधियों के बारे में समझेंगे कि हेलो एल्केन्स को किन किन विधियों से बनाया जा सकता है। उसी में पहली विधि है हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन का निर्माण किया जाए। हाइड्रोकार्बन में जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विक बंध और त्रिक बंध भी उपस्थित हो सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को हम एल्केन्स भी कहते हैं। एल्केन्स सिंगल बॉन्ड की वजह से इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, जिस वजह से एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन की कैटेगरी में आएगा। एल्कीन और एल्काइन से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, लेकिन उसको बाद में समझेंगे। पहले एल्केनों से हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाया जाता है ये समझते हैं। हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए अगर एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है तो एल्केनों का हेलोजन के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी, जिसे कहते हैं एल्केनों का हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में हेलोजन के साथ अभिक्रिया होगी। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी वो एल्केन से जल्दी रिएक्शन कर लेगा, जिसकी अभिक्रियाशीलता कम होगी वो एल्केन से उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो बंध ऊर्जा के आधार पर यह एक्सप्लेन किया गया कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और आयोडीन बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। यह उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कि अगर इसको एल्केन के साथ फ्लोरीन को मिला के मिश्रण को गर्म किया जाए तो इतना तेज अभिक्रिया होती है कि रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कभी कभी एक्सप्लोड कर जाता है, या अगर अभिक्रिया होगी तो वो फ्लोरीन इतना तेजी से अभिक्रिया करेगा कि वो कार्बन हाइड्रोजन बंध को तो तोड़ेगा ही, साथ ही साथ कार्बन कार्बन बंध को भी तोड़ देगा, जिससे यौगिकों का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा और अभिक्रिया का कोई भी मीनिंग निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट फ्लोरीनीकरण नहीं कराया जाता, बल्कि इनडायरेक्ट तरीकों से फ्लोरीनीकरण कराया जाता है, जिसमें एक अभिक्रिया है स्वार्ट अभिक्रिया या स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट अभिक्रिया या स्वार्ट रिएक्शन में क्या है, या तो एल्किल क्लोराइड ले लीजिए या एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिए और उसको HgF2 से या COF2 से या AgF से अभिक्रिया कराइए, तो इन धातुओं के साथ जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन चला जाएगा। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। बल्कि अगर हम, ये तो फ्लोरीनीकरण की बात हुई, यानी डायरेक्ट फ्लोरीनीकरण हम नहीं करा सकते। क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण बहुत आसानी से होता है। जैसे हमने मेथेन का क्लोरीनीकरण कराया, अगर क्लोरीन को अधिक मात्रा में लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का क्लोरीनीकरण कराएंगे तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन इसके पहले हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह लेगा, तो CH3Cl हो जाएगा और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बन जाएगा। क्लोरीन अधिक मात्रा में लिया तो अभी भी क्लोरीन बचा होगा, तो जो क्लोरीन बचा है वो फिर से अटैक कर देगा,
फिर से एक हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान ले लेगा तो CH2Cl2 बन जाएगा और जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन के साथ फिर HCl बना लेगा। अभी भी हाइड्रोजन है तो फिर क्लोरीन का अटैक होगा, फिर क्लोरीन अटैक करेगा क्योंकि क्लोरीन अधिक मात्रा में है, तो क्लोरीन फिर एक हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान लेगा तो CHCl3 हो जाएगा और जो हाइड्रोजन निकला वो HCl फिर बना लेगा। अभी भी एक हाइड्रोजन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये मेथिलीन डाइक्लोराइड है। क्लोरोफॉर्म पे फिर क्लोरीन अटैक करेगा, फिर एक हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान लेगा तो CCl4 बन जाएगा। अब हाइड्रोजन नहीं बचे तो आगे अभिक्रिया नहीं होगी। अगर क्लोरीन की जगह मीथेन अगर अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में लिया गया हो, क्लोरीन अधिक मात्रा में ना लिया गया हो, तो अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड तक ही रुक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। ये जो अभिक्रिया हमने आपको लिखी, ये एक तरह की क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन प्रतिस्थापन करने का काम क्लोरीन मुक्त मूलक करता है, इसलिए कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी क्रियाविधि क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसकी क्रियाविधि मैं आपको एक समझा देता हूं। जितनी भी मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 चरणों में होती हैं, है ना। एक चेन इनिशिएशन, मतलब एक चेन अभिक्रिया हो जाती है, ये एक चेन बन जाती, श्रृंखला बन जाती है। तो उस श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला, उस श्रृंखला को प्रतिपादित करने वाला और उस श्रृंखला का अंत, ये 3 स्टेप होता है। पहले कहते हैं चेन इनिशिएशन, दूसरे कहते हैं चेन प्रोपेगेशन और तीसरे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन अंग्रेजी में लिख लीजिए, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसका होमोलिटिक बंध विदलन होगा, बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिक विधि से। होमोलिटिक का मतलब कि बंध के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाएगा। तो जो 2 क्लोरीन बनेंगे उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि अयुग्मित है, तो ये कहलाएंगे क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक दूसरे चरण में प्रवेश करेगा जिसका नाम है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में अब ये CH4 को अगर ऐसे लिख दे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन का बंध खोल दिया है। क्लोरीन मुक्त मूलक जो बना यहां पे अटैक करेगा, तो मुक्त मूलक जब अटैक करता है तो होमोलिटिक बंध विदलन ही होता है, क्योंकि मुक्त मूलक किससे बनता है, होमोलिसिस से बनता है। तो होमोलिसिस ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, ये आधे एरो से दिखाए जाते हैं। तो ये देखें,
अब यहां पे ये CH3 मूलक बनेगा और हाइड्रोजन मूलक बनेगा। हाइड्रोजन मूलक हल्का होता है तो तुरंत जाके क्लोरीन से जुड़ जाएगा, और CH3 मूलक भारी होने की वजह से उतना तेजी से नहीं जा पाएगा, तो ये CH3 मूलक और HCl बन जाएगा। फिर CH3 मूलक पे अब क्लोरीन का अणु अटैक करेगा, तो इसका भी होमोलिसिस होगा। ये देखें, एक क्लोरीन रेड मुक्त मूलक जो बना वो CH3 से जुड़ जाएगा, तो CH3Cl बन जाएगा, और एक क्लोरीन मुक्त मूलक बच जाएगा। जो क्लोरीन मुक्त मूलक बच जाएगा वो फिर से इसी पे अटैक कर देगा जैसे यहां अटैक किया था। फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन अगर निकल गया तो CH2 हो गया, और Cl इसके पास है। एक हाइड्रोजन निकला तो मुक्त मूलक बन गया, और जो हाइड्रोजन निकला वो HCl बना देगा। अब ये CH2Cl मुक्त मूलक पे फिर से क्लोरीन का अणु अटैक करेगा, फिर इसका होमोलिसिस होगा, एक क्लोरीन फिर यहां जुड़ जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा, और क्लोरीन का मुक्त मूलक फिर बच गया। अब जो बच गया वो वहीं पे अटैक करेगा, फिर एक हाइड्रोजन को ले जाएगा। हाइड्रोजन यहां से निकला तो ये CH बन गया, CH2 था ना, CH हो गया, और Cl2 मुक्त मूलक, और जो हाइड्रोजन निकला वो बन जाएगा HCl। CH Cl2 मुक्त मूलक क्लोरीन से फिर से अभिक्रिया करेगा, फिर इसका होमोलिसिस होगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन बच जाएगा, तो CH Cl3 और क्लोरीन मुक्त मूलक फिर बन गया। फिर ये क्लोरीन मुक्त मूलक इसी पे अटैक कर देगा, फिर एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, CCl3 मुक्त मूलक बन गया, और HCl फिर बन गया। अब ये CCl3 मुक्त मूलक जो बना उस पे आगे फिर क्लोरीन का अणु अटैक करेगा, फिर उसमें होमोलिसिस होगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन फिर से बच जाएगा, तो CCl4 और क्लोरीन मुक्त मूलक। तो देखिए उत्पाद इसी चरण में सब बन गए। और चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो चीजें, जो भी मुक्त मूलक बच गए हैं अभिक्रिया में, वो आपस में इधर उधर किसी से भी जुड़ करके कोई भी उत्पाद बना देंगे। उस स्टेप से हमको कोई खास मतलब नहीं है। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में देखिए CH3 क्लोरीन मूलक से ही जुड़ के क्लोरीन बना दिया, CH3 मुक्त मूलक से ही जुड़कर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना दिया, CH3 मूलक क्लोरीन मूलक से जुड़कर CH3Cl बना दिया। तो इस तरह बहुत सारे उत्पाद बन जाएंगे। इस चरण से हमें मतलब नहीं होता। इस अभिक्रिया में प्रोपेगेशन स्टेप में जो उत्पाद बनते हैं वही मुख्य उत्पाद होते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्लोरीनीकरण है। क्लोरीनीकरण में कुछ और बातें हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 ईथेन लिया। ईथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया, तो अगर बीच से बंध टूटेगा, देखिए यहां से देखिए ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन 1 डिग्री है, तो किसी एक कार्बन पे अटैच कर दीजिए प्लस HCl, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें देखिए CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपेन, इसका क्लोरीनीकरण कराया जाएगा इसका अगर क्लोरीनीकरण कराया जाएगा तो इसके पास देखिए दो तरह के कार्बन हैं। ये प्राथमिक कार्बन है, ये वाला प्राथमिक कार्बन है, और बीच वाला दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक कार्बन है। तो उत्पाद भी अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़ेगा, चाहे इससे जुड़ जाए चाहे इससे जुड़ जाए क्लोरीन, एक ही उत्पाद बनेगा। लेकिन इससे अगर जुड़ेगा क्लोरीन तो दूसरा उत्पाद बनेगा। तो यहां दो उत्पाद संभव हैं, CH3 CH2 Cl। देखो इस पे से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाया, और दूसरा
CH3 CH Cl CH3। तो दो तरह के उत्पाद बन गए, है ना। ऐसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका क्लोरीनीकरण करवाया गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और बीच के दोनों 2 डिग्री हैं। तो चाहे किसी भी 1 डिग्री पे लगा दीजिए, चाहे किसी भी 2 डिग्री पे लगा दीजिए, दो उत्पाद बनेंगे CH3 CH2 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 Cl और CH3 CHCl CH2 CH3। भाई 1 क्लोरोब्यूटेन और ये 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां पे लगाओगे तो वही वहां से गिनती हो जाएगी, 2 क्लोरोब्यूटेन ही रहेगा। तो दो उत्पाद बनेंगे, नोट कर लीजिए इसको। जैसे प्रश्न है C5H12, ये अणुसूत्र है किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो इसके कितने श्रृंखला समावयवी बनेंगे? श्रृंखला समावयवी कितने बनेंगे? कौन कौन से इसके श्रृंखला समावयवी होंगे? दूसरी बात, अगर प्रत्येक समावयवी को क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो कितने मोनो क्लोरो व्युत्पन्न बनेंगे? कितने मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनेंगे प्रत्येक समावयवी से अगर क्लोरीनीकरण कराया जाए तो देखिए C5H12 है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन है, तो सभी कार्बन को सीधी श्रृंखला में अरेंज कर दीजिए। नॉर्मल पेंटेन, एक कार्बन को ब्रांचिंग पे लगा दीजिए। इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, और फिर एक को और ब्रांचिंग पे लगा दीजिए। इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये 3 श्रृंखला समावयवी बनेंगे C5H12 से। नॉर्मल पेंटेन सीधी श्रृंखला में एक CH3 को दूसरे कार्बन पे ब्रांच लगा दिया और फिर दूसरे में 2 CH3 को उसी दूसरे कार्बन पे ब्रांच लगा दिया, तो ये आइसो और ये नियो पेंटेन। अब इनसे क्लोरीन अटैच करना, देखो ये आपका अगर यहां पे क्लोरीन अटैच करोगे तो 1 क्लोरोपेंटेन होगा, यहां पे क्लोरीन अटैच करोगे 2 क्लोरोपेंटेन होगा, यहां पे क्लोरीन अटैच करोगे तो 3 क्लोरोपेंटेन होगा, यहां पे अगर क्लोरीन अटैच करोगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, 2 क्लोरोपेंटेन पहले बन चुका है और यहां पे फिर वही 1 क्लोरोपेंटेन बन चुका है। तो इसका मतलब कि इससे
3 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न मिलेंगे, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। तो देखिए नॉर्मल पेंटेन से लें, नॉर्मल पेंटेन से ये देखो एक ये बनेगा CH3 CH2 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 CH2Cl। दूसरे क्लोरीन को यहां सेकेंड कार्बन पर लगा दो, CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। ये 1 क्लोरो पेंटेन, ये 2 क्लोरो पेंटेन, और तीसरा एक और बनेगा, तीसरे कार्बन पे भी लगा सकते हैं, ये देखिए CH3 CH2, ये बीच का कार्बन है, 3 क्लोरो पेंटेन, तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है, 3 क्लोरोपेंटेन। अब यहां पे लगाएंगे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा, बन चुका है, और पहले वाले कार्बन पे लगाएंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन बनता है, बन चुका है। तो 3 मोनो क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। अब अच्छा देखिए, अब आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन, पहले आइसोपेंटेन का फॉर्मूला लिख लीजिए जो बना हुआ है, उसी से बनाना है हम लोगों को। ये देखिए आइसोपेंटेन, ये है CH3 CH2 CH, ये आइसोपेंटेन है। इस कार्बन पे क्लोरीन लगाते हैं तो ये 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और आगे बढ़ते हैं, इसको इस कार्बन पे लगाते हैं, C पे, यहां Cl ऊपर CH3, ये CH3, तो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको उठा के तीसरे कार्बन पे लगाते हैं तो CH3 CHCl हो जाएगा, CH CH3 है और ये CH3, तो क्लोरीन इधर आ गया तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। देखिए तीनों, दोनों से अलग है, नाम अलग है तो यौगिक अलग है। और चौथा देखिए CH2 Cl लगा दीजिए, CH2 CH CH3 CH3, तो ये देखिए 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो चारों कार्बन पे अलग अलग लगा के देख लिया, चारों बार अलग अलग उत्पाद बना है। अगर ये ऊपर वाले CH3 पे लगा दे क्लोरीन तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल वही बनेगा। तो चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, एक ही बात है, ये CH2। तो 4 मोनो क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे।
इससे 3 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न मिले, इससे 4 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न मिले। अब ये आखिरी वाला बचा है, पहले नोट कर लीजिए, तो लास्ट वाला बताता हूं। ये प्रश्न मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, नियोपेंटेन से तो नियोपेंटेन से किस तरह से बनाएंगे? देखिए, नियोपेंटेन में सूत्र लिख लीजिए, पहले जो फॉर्मूला है, जो संरचना है वो लिख लें। तो देखो, बीच वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जब हाइड्रोजन नहीं तो वहां क्लोरीन को जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि क्लोरीन को कैसे जोड़ते हैं? हाइड्रोजन को हटा के। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो कैसे जोड़ेंगे? और दूसरी बात, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 चारों एक जैसे हैं, तो किसी एक CH3 से Cl अगर जोड़ दिया जाए तो 1 2 3 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। मैं कहता हूं यहां क्लोरीन मत जोड़िए, यहां क्लोरीन मत जोड़िए, यहां पे क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3। देखो, नाम बदला, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, वही रहेगा। तो किसी भी CH3 को CH2Cl बनाएंगे, नाम वही रहेगा। तो केवल एक केवल एक मोनो क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होगा, केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो ये था एल्केनो के हैलोजनीकरण द्वारा, है ना। इसमें एक चीज और बचा है, वो भी बता दूं, एल्केनो का हैलोजनीकरण हो जाएगा। हमने फ्लोरीनीकरण की बात की, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण मैंने बताया एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आयोडीनीकरण की बात नहीं की, है ना। तो देखिए, आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है, आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है, सबसे कम क्रियाशील है। अतः आयोडीनीकरण मंद गति से होगी, मंद गति से होगी, और अभिक्रिया में बने HI, या अभिक्रिया में बना HI अपचायक पदार्थ का कार्य करेगा और आयोडो एल्केन को एल्केन में अपचयित कर देगा,
अपचयित कर देगा। अतः अभिक्रिया आक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में ही होगी। जैसे HgO, HiO3, HNO3 आदि। अब मैं अभिक्रिया करके भी बता देता हूं। ये अभिक्रिया करा के मैं दिखा देता हूं कि इसका क्या मतलब जो मैंने लिखा। जैसे मान लीजिए ये एल्केन है, इसकी अगर आयोडीन से अभिक्रिया कराएं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। रिवर्सिबल क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान लेगा, आयोडो एल्केन बनाएगा और HI बनाएगा। ये HI अपचायक पदार्थ का काम करने लगेगा और इसको वापस रिड्यूस करके एल्केन में परिवर्तित कर देगा। तो जरूरी है कि इस HI को अभिक्रिया से हटाया जाए। तो हटेगा कैसे? अगर आपने जैसे आक्सीकारक पदार्थ इस्तेमाल किया HgO, तो ये HI से अभिक्रिया कर लेगा, HI से HgI2 बना देगा और जल बना देगा। तो ये खत्म हो गया, तो अभिक्रिया रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में ही आयोडीनीकरण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको। तो ये तो हमने एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हैलो एल्केन बनाए। अब देखिए दूसरा बी सेक्शन पे आते हैं, एल्कीनो और एल्काइनो द्वारा, एल्कीनो और एल्काइनो द्वारा। तो देखिए एल्कीन और एल्काइन का सीधे हैलोजन से योगात्मक अभिक्रिया करा करके, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, उससे कराते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें पहला जो तरीका है, हैलोजनों के योग द्वारा सीधे सीधे हैलोजन का योग कर दीजिए। जैसे देखिए कोई एल्कीन आपने लिया, हम ऐसे एक एल्कीन का सिंबल बना दे रहे हैं। इस पे ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये भूरे रंग का विलयन होता है, भूरे रंग का विलयन होता है। तो ये ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा।
तो ब्रोमीन CCl4 का भूरा रंग रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और इसी बात अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यौगिक में है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यौगिक में है तभी भूरा रंग रंगहीन होगा। तो यह असंतृप्तता की पहचान के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है ना। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की पहचान के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एल्काइन में भी भूरा रंग रंगहीन हो जाएगा। एल्काइन लेंगे तो एल्काइन में भी भूरा रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ये देखिए मैं यहां करके दिखाता हूं। जैसे ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CH2 Br बन जाएगा और ये CH2 Br बन जाएगा, है ना। इसे क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। कल हमने बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया है कि इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और एक ही पे हेलोजन जुड़ जाए तो जेमिनल। और इसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ब्रोमीन के 2 अणु लगेंगे, क्योंकि यहां पे एक ही पाई बनता है, यहां 2 पाई बंद है। CCl4, तो 1 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन, 4 ब्रोमीन, तो दोनों कार्बन पे 2-2 ब्रोमीन अटैच होंगे। टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा। बोलो ठीक है। तो ये हैलोजन का सीधे योग करके हम इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। एल्कीनों को हेलो एल्केन में परिवर्तित किया जा सकता है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एलिल कल बताया था, एलिलिक कार्बन का हैलोजनीकरण किया जा सकता है। हैलोजनीकरण किया जा सकता है। जैसे देखिए इसमें बताएं आपको, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरीन को जोड़ दीजिए। सामान्य ताप और दाब पे जोड़ेंगे तो क्लोरीन एक यहां जुड़ जाएगा। लेकिन इसको अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जोड़ेंगे तो क्लोरीन इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान ले लेगा। तो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और HCl बन जाएगा। ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे यही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको NBS का मतलब N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, इसका नाम है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NBS। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसका भी होमोलिसिस हो जाएगा
और ब्रोमीन यहां पे अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा तो CH2Br लग जाएगा यहां पे, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा ब्रोमीन की जगह ले लेगा। तो ये इस तरह से, और यहां पे देखिए ये N के साथ अब कौन जुड़ जाएगा, H। तो ये क्या हो गया, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड था, बचा सक्सिनिमाइड, ब्रोमीन हट गया तो बच गया सक्सिनिमाइड, है ना। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग भी करके हम लोग, ये कहलाता है एलिल हैलोजिनेशन। क्या कहलाता है, एलिल हैलोजिनेशन, एलिल हैलोजिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हैलोजनों का हैलोजनीकरण करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। लेकिन HX मतलब HCl, HBr, HI, इनका भी योग करके हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दूसरा, HX के योग द्वारा, HX के योग द्वारा, देखिए अभिक्रिया क्रियाशीलता की बात की जाए, क्रियाशीलता, तो हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच बंध जितना आसानी से टूटेगा वो उतना ही अभिक्रियाशील होगा। तो इसलिए HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर सकता। HCl से ज्यादा रिएक्टिव होता है HBr और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, क्योंकि इसके बीच का बंध आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जैसे कोई एल्कीन आपने लिया, ये RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr का योग किया, तो HBr का योग देखिए, ब्रोमीन, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये मार्कोनिकॉफ का नियम है, जो जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उस पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यहां एक हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ऐसे एल्कीनों को हम लोग कहते हैं असममित एल्कीन। क्या कहते हैं, असममित एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ऐसी एल्कीनों पर जो जब अभिकर्मक का योग होता है, तो अभिकर्मक का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ब्रोमीन बीच में जुड़ेगा और हाइड्रोजन लाखड़ी वाले, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। कौन सा नियम है, मार्कोनिकॉफ का नियम। कौन सा नियम है, मार्कोनिकॉफ का नियम। और यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए, इस पे पहले HBr का H+ आयन अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, मतलब यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस जहां आएगा वहां H+ जुड़ेगा, H पे प्लस यहां माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये RCH+ CH3 कार्बोनियम आयन बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया, कार्बोनियम आयन। और इस कार्बोनियम आयन पे अब ब्रोमीन जुड़ेगा, Br-, जहां प्लस है वहां माइनस जुड़ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
समझ हमारी बात। कार्बोनियम आयन बना है, तो जिन अभिक्रियाओं में कार्बोनियम आयन बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट की संभावना रहती है। जैसे मैं आपको कहता कि ये बताइए CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr का योग किया गया, तो देखिए पहले H प्लस आयन अटैक करेगा, ये आगे की तरफ घूमेगा, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस पे प्लस जुड़ जाएगा, तो CH3 CH3 हाइड्रोजन को नीचे करके लिख दे, CH पे आएगा प्लस चार्ज और CH2 की जगह हो जाएगा CH3। ये जो कार्बोनियम आयन है ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ कार्बन है, तीसरी तरफ कार्बन नहीं है, तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। और जब 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है तो ध्यान से समझिए, अगर इस प्लस चार्ज को किसी तरह यहां ला ले बगल में, तो ऊपर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का स्थायित्व ज्यादा होता है 2 डिग्री से, तो इसलिए यहां पर किसी एक या CH3 को या हाइड्रोजन को वहां ले जाना पड़ेगा, तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ले जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है। इसे कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड को यहां पे शिफ्ट कर दिया। इस यहां अगर ये पोजीशन जहां से शिफ्ट कर रहे हैं वो पोजीशन 1, और जहां पे शिफ्ट कर रहे हैं बगल वाली ही तो है, तो 2 नंबर पे जा रहा है, तो इसलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो हाइड्राइड वहां चला गया, तो ये हो गया CH3 CH3 CH2 CH3 और प्लस चार्ज यहां आ गया। बोलिए ठीक है। और अब इस पे ब्रोमीन अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा, तो कहां जुड़ेगा प्लस पे, तो CH3 CH3 यहां पे ब्रोमीन जुड़ गया, और ये हो गया CH2 CH3। तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। जहां भी कार्बोनियम आयन बनेगा वहां जरूर चेक करेंगे कि कार्बोनियम आयन प्राथमिक या द्वितीयक तो नहीं है। अगर प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री है, तो चेक करिए कि क्या वो 3 डिग्री में बदल सकता है बगल में जाके। अगर बदल सकता है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करिए। अगर हाइड्रोजन है तो, और हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी CH3 होता, तो CH3 को ही शिफ्ट करते, तो उसे कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है। इसी तरह एडिशन जो है एल्काइन में भी होता है। ध्यान इस बात का रखना है कि मार्कोनिकॉफ नियम का कहां कहां पालन होता है, कहां कहां पालन नहीं होता है। देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था? मार्कोनिकॉफ का नियम, जब असममित एल्कीनों पर असममित अभिकर्मकों का योग होता है, असममित एल्कीनों पर असममित अभिकर्मकों का योग होता है, तो
अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस युग्म बंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। लेकिन इसमें एक परंतु भी है। परंतु क्या है? अगर यही अभिक्रिया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती, किसकी उपस्थिति में? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती, तो ऋण भाग वहां जुड़ता जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और हाइड्रोजन वहां जुड़ता जहां हाइड्रोजन कम है, उल्टा हो जाता। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड नियम या खरैश का प्रभाव। क्या कहते हैं? खरैश प्रभाव। यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं, परंतु यदि यह योग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस युग्म बंधित कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खरैश प्रभाव कहते हैं। खरैश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। जैसे यहीं पर इसी अभिक्रिया को बदल दें, इसी अभिक्रिया को चेंज कर दें, इस अभिक्रिया को चेंज कर दें और इसको C6H5CO.OO या इसको ऐसे लिख दो, पूरा फैला के लिखने में
जगह ज्यादा लेगा, C6H5CO होल ट्वाइस चलो फैला के लिख लो, C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका नाम है बेंजॉइल परऑक्साइड, बेंजॉइल परऑक्साइड। तो इसकी उपस्थिति में कराई जाए तो ये नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये उत्पाद बन जाएगा RCH2CH2Br। बोलो ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है। ऐसा ही सब कुछ एल्कीन पर भी लागू होता है, बस यहां पे 1 मोल HBr जुड़ रहा था, वहां पे 2 मोल HBr जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस पे 1 HBr पहले जुड़ेगा, कहीं भी जोड़ दीजिए, क्योंकि असममित नहीं है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दोनों जगह बराबर है, तो CH2CH Br डबल बॉन्ड। लेकिन अब इसमें अगर HBr जोड़ोगे तो अब मार्कोनिकॉफ का नियम काम करेगा, क्योंकि अब देखिए असममित हो गया, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो गई, तो इसमें ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, तो CH3CH Br ये जेमिनल बन गया ना, जेमिनल और विसिनल मैंने आपको बताया था, तो वही चीजें हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये हमने एल्केनों की हाइड्रोकार्बन की सहायता से हेलो एल्केनों का निर्माण किया। हमने हेलो एल्केन के निर्माण की विधि समझी हाइड्रोकार्बन की सहायता से, कि हाइड्रोकार्बन को किस तरह हेलो एल्केन में परिवर्तित करेंगे, किस तरह एल्केन को करेंगे, किस तरह एल्कीन को करेंगे, किस तरह एल्काइन को हेलो एल्केन में परिवर्तित करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है, ये तो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही थी। तो हाइड्रोकार्बन में अभी तक हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से लिया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हैलोजनीकरण करेंगे तो हेलोएरीन बनेगा। तो हेलोएरीन्स को हम लोग हेलोएरीन्स वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, है ना। अब हम इसमें दूसरा विधि पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बाद एल्कोहलों को किस तरह से हेलो एल्केन में परिवर्तित किया जाता है। हम पहले हेलो एल्केन बनाने की विधि समझेंगे, फिर हेलो एरीन्स को बनाने की विधि समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। अगर आप सारे नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।